Hi, a very good evening to all of you. Um, can you please write on the chat box that whether I am audible to you clearly or not? Yes, ma'am. Okay. Um, I'm very sorry firstly that I'm calling this class off on a Sunday because I wanted to complete the most of the things. अगर कुछ माइन्यूट सा रह जाएगा तो वो हम कल देख सकते हैं क्योंकि आई डेंट वांटेड टू स्ट्रेच इट अ बिगर थिंग में जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम होती ज्यादा लंबा पोर्शन ज्यादा बड़ा पोर्शन करा देने में. तो बच्चे अगर हम इस बारे में बात करें लॉ ऑफ थॉट्स के बारे में, कल हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो चुका है ऑलरेडी. तो अभी हम फटाफट क्विकली पहले रिकैप ले लेते हैं. बाय द टाइम इफ पीपल आर ज्वाइनिंग इन दे कैन ज्वाइन इन. ठीक है. तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो वर्ड टॉट है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉर्चुम. फ्रेंच वर्ड है टॉट और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? रॉन्ग. रॉन्ग बेसिकली. तो अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि ये किस टाइप का रॉन्ग है, तो हमने देखा था कि रॉन्ग दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिविल रॉन्ग और एक होता है आपका क्रिमिनल रॉन्ग. जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है उसको कंसिडर करते हैं. एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो, can you hear me guys? Hello. Yes. Abdullah, I think you need to check your mic because mostly participants are saying that I'm audible. So please, you just increase the volume of your device. Fine. So if I talk about the criminal wrong, मैंने आपको बताया था एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है और एक सिविल रॉन्ग होता है. अगर हम क्रिमिनल रॉन्ग की बात करें तो क्रिमिनल रॉन्ग कौन सा रॉन्ग होता है? जिसमें जो क्रिमिनल है उसने क्राइम किया और फिर सारा का सारा स्टेट, सारी की सारी सोसाइटी, सारी की सारी कंट्री उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है. एंड दिस इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज पब्लिक रॉन्ग. फाइन. फिर आपने देखा था एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है. सिविल रॉन्ग में नॉर्मली आपके राइट्स वगैरह इफेक्ट हुए होते हैं. राइट मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. अगर आपने केक भी ऑर्डर किया है तो आपका राइट है कि आपको वो डिलीवर हो जाना चाहिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी जो जितने भी आपके इन्फ्रिंजमेंट्स होंगी वो सब कुछ किस में आएंगी? दैट विल ऑल्सो कम इन टू द सिविल रॉन्ग्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी आपकी कमर्शियल लॉज होते हैं सिविल रॉन्ग में आएंगे. सिविल रॉन्ग में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन लोग के बीच की प्रॉब्लम होती है, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है. दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर्सनल रॉन्ग. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि टॉट जो है, टॉट सिविल रॉन्ग का एक सब पार्ट है, एक सब टाइप है. क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉट होंगे? द आंसर इज नो. क्या सारे टॉट सिविल रॉन्ग होंगे? द आंसर इज यस, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. अ टॉट कैन नॉट बी अ क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है. तो अब हम लोग अगर टॉट की बात करें तो टॉट बनने के लिए कोई भी सिविल रॉन्ग को क्या करना पड़ता है? तो उसके कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे. पहला तो होता है आपका रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. मतलब अगर हमारी और तुम्हारी लाइफ स्मूथ चल रही है, आपने मेरे साथ कुछ रॉन्ग किया नहीं, मैंने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया ही नहीं, तो हम लोग व्हाई वुड बी लैंड अप ओवर हियर? टॉट का मतलब ही है रॉन्ग. तो हम यहाँ आए कब होंगे? जब कुछ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या रॉन्गफुल ओमिशन हुआ है. रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मैंने आपको क्लियरली कल अपनी दादी और पढ़ाई वाला एग्जाम्पल देके बता दिया था. सबको याद होगा ऐसी मेरी उम्मीद है. आप साथ साथ में लिखते जाया करें, एग्जाम्पल ये वाला दिया था, ये वाला दिया था. अगर आप सिर्फ दो वर्ड्स भी मेंशन करेंगे ना, आई एम श्योर आपको याद रहेगा. फिर आपका आएगा लीगल डैमेज वाला पार्ट. लीगल डैमेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि लीगल डैमेज में हमने ये पढ़ा था कि लीगल डैमेज इज अ डैमेज विच इज इन द आईज ऑफ द लॉ. आपकी और मेरी नजर में डैमेज है, उससे फर्क नहीं पड़ता. हम टॉट किसी चीज को कब बोलेंगे? जब लॉ की नजर में वो डैमेज होगा. एंड दैट वुड बी डिसाइडेड बाय टू थिंग्स. आपका क्लियर, इसको तीन पार्ट में रादर हम डिवाइड करे थे कल, उसी में हम लेकर जाएंगे. अगर मुझे डैमेज हुआ है और वो लॉ की नजर में भी डैमेज है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी. ठीक है. देयर इज अ डैमेज एंड देयर इज अ लीगल डैमेज. एग्जाम्पल कौन सा था? इफ यू रिमेंबर, मैं आपके पार्क में घुस गई थी वॉक करते करते. आपका प्राइवेट पार्क था और मैंने वहां पे गमले और काफी प्लांट्स वगैरह तोड़ ताड़ कर दी. तो डेफिनेटली आपको डैमेज हुआ है, साथ में ये लीगल डैमेज भी है बिकॉज मैंने आपकी प्रॉपर्टी को बिना आपकी परमिशन के ट्रेसपास किया. फर्स्टली. सेकेंडली अपन अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब आपको लगता है कि आपको डैमेज हुआ, लेकिन वो लीगल डैमेज है कि नहीं वो रिकॉग्नाइज करना है. उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने देखा था दो मैक्सिम्स यूज होती हैं, डैमनम सेन इंजूरिया एंड इंजूरिया सेन डैमनम. इसमें डैमनम का मतलब होता है डैमेज और साइन का मतलब होता है विदाउट. इंजूरिया का मतलब होता है व्हेन यू हैव आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ होता है इन द आईज ऑफ लॉ. मतलब आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं.
ठीक है जी। तो डैमनम सिने इंजूरिया में क्या होता है, डैमेज तो है जी, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लीगल डैमेज नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट में जा पाए। एग्जाम्पल कौन सा था, आप और मैं बुक माई लेक्चर्स के स्टूडेंट्स ने कौन सी शॉप खोली थी, बुक माई मोमोज, क्लियर है, और डोलमा आंटी के मोमोज को हमने ऑलमोस्ट बंद करवा दिया था। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इफ डोलमा आंटी वुड बी सीइंग दिस वीडियो एनी टाइम इन फ्यूचर, आई एम इन अ वे एडवर्टाइजिंग यू। नेक्स्ट, इंजूरिया सिने डैमनम की बात अगर करें तो इंजूरिया सिने डैमनम में क्या होता है, डैमेज हो या नहीं हो, बल्कि आपकी लॉ की नजर में आपके पास राइट है कोर्ट को अप्रोच करने का। इसके केस में आपको एक बहुत ही क्लियर बात समझाई थी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैंने आपके पार्क को एंटर कर लिया, आपके पर्सनल गार्डन को एंटर कर लिया, और मैंने कुछ उसमें डैमेजेस नहीं करे, लेकिन फिर भी आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी प्रॉपर्टी को आपकी परमिशन के बिना बिना आपके परमिशन के व्हाट आई हैव डन, आई हैव trespass your property. This is quite simple and clear. तो डैमनम सिने इंजूरिया वाले में, क्योंकि वो डैमेज आपकी नजर में है, लॉ की नजर में डैमेज नहीं है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ टॉर्ट। वेयरएज इंजूरिया सिने डैमनम की बात करी जाए तो इंजूरिया सिने डैमनम में आपको याद रखना है कि दैट इज अ इंजरी इन द आईज ऑफ लॉ, दैट्स अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज टॉर्ट। एक और चीज आपने देखी थी, और वो ये था कि टॉर्ट जो है वो वाइडर वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो वर्ड है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में रॉन्ग कर रहे हो, टॉर्ट में बिल्कुल जरूरी नहीं था कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हो तभी टॉर्ट हो, दैट इज क्वाइट सिंपल। वी ऑलरेडी डेल्ट विद दीज थिंग्स, ये प्रोविजंस हमने देखे हुए हैं। लीगल रेमेडी, मैंने आपको बताया था रेमेडी दो प्रकार की हो सकती है, एक लीगल होगी और एक होगी जो कि लॉ की नजर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इसके भी अलावा आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कहीं कहीं प्लेसेस पे कि सेल्फ हेल्प की भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सेल्फ हेल्प की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ हेल्प का जो एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको कल ही बताया था कौन सा एग्जाम्पल था, जिसमें आपके रूम में कोई अल्कोहलिक, कोई ड्रंक बंदा एंटर कर गया था और आपने उसको उठा के बाहर फेंका था। दैट इज अ रेमेडी विच यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ। तो तीन कंडीशंस है, हमको क्लियर समझ आ गई, तभी वो टॉर्ट, कोई भी सिविल रॉन्ग टॉर्ट कब बनेगा, व्हेन देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, देयर इज अ लीगल डैमेज एंड देयर इज अ लीगल रेमेडी, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स पे एंटर कर लिया था, और हमने दो तरीके की शायद डिस्कशन भी कर ली थी। हमने बैटरी देख लिया है, हमने असॉल्ट देख लिया है, ठीक है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, आई डोंट नो द प्रॉब्लम विद, जस्ट होल्ड ऑन। Maximum people are saying that they can hear me, and few are like, you are not audible, we can't hear you. Akshay, have you checked your device? Because over here I'm fully recording the things and my volumes are up. Fine. बैटरी, अगर हम बात करें बैटरी की, तो मैंने बैटरी में आपको बताया था, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी इंसान पे बिना उसके परमिशन के, या फिर आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, बिना आपके परमिशन में, हमने कौन सा एग्जांपल दिया था, ऋषिकेश में आप बंजी जंपिंग करने गए और भैया ने आपसे परमिशन ली थी कि मैडम जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा पुश करूंगा आपको वहां से आप नीचे हैंग करेंगे। तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं बहुत डर गई अचानक से, मैंने ऊपर आकर कंप्लेन करी उन्हें और बोला कि भाई ये तो दिस इज नॉट परमिटेड एंड व्हाई हैव यू डन, दिस इज अ बैटरी टॉर्ट, नो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई हैव कंसेंटेड टू इट, मैंने कंसेंट दिया है, पहली बात, ठीक है। और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन में, अगर आपको याद होगा, हमने एग्जांपल्स कौन से लिए थे, हमारे क्लास के सबसे हैंडसम लड़के ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को जाकर छत से बचाया था, बिना उसकी परमिशन के उसे खींच के किनारे खड़ा किया था, रीजन बीइंग क्योंकि वो कूदने वाली थी, शी वाज अबाउट टू कमिट अ सुसाइड। फिर हमने छोटे बेबी का भी एग्जाम्पल दिया था जिसको आपने धक्का मार के ट्रक से बचाया था, ठीक है। लेकिन बैटरी के केस में अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा तो वो बैटरी नहीं होगी, और अगर आपने कंसेंट दिया तो भी वो बैटरी नहीं होगी। बैटरी के साथ आपने असॉल्ट के बारे में भी पढ़ा था। असॉल्ट में क्या होता है, एक एप्रीहेंशन देते हो, एक तरीके का फील देते हो किस चीज के बारे में, एक एंग्जाइटी देते हो सामने वाले के माइंड में कि आप कुछ गलत करने वाले हो उसके साथ, ठीक है। सो इन रियलिटी अभी अपन ने फिजिकली उसको कुछ टच वगैरह नहीं किया, लेकिन तब भी उसको कोई अंदेशा हो गया कि भाई अब तो मेरे साथ रॉन्ग होने वाला है। मैंने एक अपना हाथ उठाया आपको तमाचा मारने के लिए, बस मैं ऐसे दिखाई रही थी, मैंने मारा नहीं आपको, असॉल्ट है ये। हो सकता है कि असॉल्ट के बाद बैटरी हो ही जाए, आपने सोचा था कि कहीं तो रुकेगी थप्पड़ मारने के टाइम पे, नहीं, थप्पड़ तो आके आपके गाल पे चिपक ही गया जी।
तो असॉल्ट भी हुआ आपके साथ और बैटरी भी हुई आपके साथ. दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. फिर अपन लोग ने रिलेशन भी इसके बारे में देखा था कि असॉल्ट जो होता है उसके बाद बैटरी आ भी सकती है, हो भी सकता है कि मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने आपको थप्पड़ ही नहीं मारा, तो असॉल्ट था लेकिन बैटरी नहीं थी. फिर हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम केसेस में, हम वर्ड कौन से यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम या जनरली केसेस में क्या होता है कि बैटरी के पहले असॉल्ट होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बैटरी माइट हैव बीन कंडक्टेड फ्रॉम द बैक साइड. हो सकता है कि पीछे से हमला हुआ हो, हमलावर ने पीछे से हमला करा होगा, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे असॉल्ट नहीं हुआ लेकिन बैटरी हो गई थी. ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. लेकिन असॉल्ट और बैटरी अगर दोनों हुए हैं तो ऐसे कभी नहीं होगा कि पहले बैटरी हो गई जी बाद में असॉल्ट हुआ. असॉल्ट पहले होगा फिर बैटरी होगी. मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकली जमे हुए वो. मैम कैन यू एक्सप्लेन also? Yeah, sure, I can do that. If you talk about assault and battery, I will just tell you battery is something when आप किसी भी, when you put on force to a person without there being a legal justification and without there being a without you taking consent from them. There's no consent, there is no legal justification, but still you have applied any kind of force. Force can be as trivial, it can be as significant, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. It will not impact whether a battery is caused or not. So even if you touch a person in a bus, that person can also just drag you into a battery case. Secondly, you have assault is something which is apprehension. You give a feel to a party that you will be conducting a wrong with that person. That is assault. That is very clear and simple. So battery and assault relationship also has been dealt in the previous class. Today we are going to this concept of bodily harm and nervous shock. Please, and battery won't come under criminal wrong. No, it won't come under criminal wrong because we are studying types of torts. We are studying types of torts, and tort is a civil wrong, firstly. Secondly, if you are talking about harassing someone, raping someone, applying force in that manner, of course there are specific sections in the criminal IPC. Criminal laws के उसके specific sections हैं. Over here we are not talking about, if there is a severe, there can be a situation then when things are at a very severe level. At that point of time you already have IPC. But there can be situation जब रेप नहीं हुआ, जब हैरेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक सिंपल ऐसा टच था जो कि इनअप्रोप्रिएट था. कहां हो गए? बैटरी में. बैटरी इज नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिविल रॉन्ग. क्लियर? ओके, फाइन. नेक्स्ट वी विल कम डाउन टू द कंसेप्ट ऑफ बॉडीली हार्म एंड नर्वस शॉक. माई इंटेंशन टू कीप बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इज दैट I told you yesterday there is no specific act for torts, right? That has been told to you. Okay, so if I talk about bodily harm and nervous shock, in few countries it has been put under the definition of body in the heading of bodily harm, and in few countries it is in under heading of nervous shock. More or less they mean the same thing because the case laws which were decided were also covered in both things simultaneously. So bodily harm बोलो, nervous shock बोलो, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक्स और सारे नोट्स वगैरह इंडिया में बॉडीली हार्म और नर्वस शॉक दोनों को सेपरेटली दिखाती हैं, तो हम उसे पढ़ते सेपरेटली हैं, लेकिन इनके केस लॉस भी आपस में इंटरमिंगल करते हैं, एंड देयर इज नो बिग डिफरेंस इन दैट. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ओके, देयर इज सम विलफुल स्टेटमेंट यू हैव गिवन, देयर इज सम विलफुल स्टेटमेंट और विलफुल एक्ट यू हैव डन. ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई प्रेशर पड़ गया, शॉक हो गया, वो इमोशनली ड्रेन हो गया, परेशान हो गया, एकदम पागल सा हो गया, और उसके कारण देयर इज अ फिजिकल हार्म व्हिच हैज बीन एक्चुअली कॉज्ड. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. प्लीज अंडरस्टैंड, you have not caused physical harm to party, but you have said something or you have done something. Because what are we saying? That either there's an act or there's a statement. You have said something or you have done something due to which the party was in sudden shock, due to which there might be some physical accident which would have taken place, या फिर physical impairment which would have taken place. Accident का मतलब ये नहीं है कि कोई accident कोई sudden accident हुआ हो. ये भी हो सकता है कि तबीयत खराब हो गई हो, डिप्लीट हो गई होगी तबीयत, तो हम उसे where we take it down, it is considered as bodily harm or nervous shock. So over here you have to understand, in battery you were physically
doing something. In assault, you were planning to do it. Whereas in bodily harm and nervous shock, you have not done anything which have would, you have not done anything which have physically harmed a person, but you have done anything. Either if it is a willful act, whether it is a statement, you have created some situation due to which that person has got some emotional imbalances. There's some problem which, he's emotionally drained or he's in a state of shock, due to which there's some physical problem which has taken place. So you have to understand few things. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको एक सरप्राइज, एक परेशान करने वाला जोक, प्रैक्टिकल जोक सुना दिया और उसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया, और परेशान होने पर उसने आपके ऊपर क्या कर दिया, नर्वस शॉक का केस कर दिया. नहीं, उस परेशानी की वजह से, उस नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से उसको कोई फिजिकल हार्म पहुंचा होना चाहिए. वो फिजिकल हार्म आपने नहीं भी पहुंचाया, उससे हमको फर्क, that will not be. So let us take examples because they are decided case laws and very important. Please understand. Okay. Let me first just give you some examples. सबसे फेमस जो इसका एग्जाम्पल है विकिंसन वर्सेस डाउनटाउन का है. मैं आपको खुद बताऊंगी बच्चे आपको कब केस लॉस के नाम याद करने. विकिंसन वर्सेस डाउनटाउन का नाम याद भी नहीं करेंगे चलेगा, बस आप एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा वहां पे. इसमें क्या हुआ था, मिस्टर विकिंसन एंड मिसेस विकिंसन, इनका एक छोटा सा एक बिजनेस टाइप का था. दे वर हैविंग सम फूड स्टॉल एक्सेट्रा एंड दे वर रनिंग पब वगैरह टाइप का बिजनेस. इंग्लिश केस लॉ है. अब यहां पे क्या हुआ, एक दिन मिस्टर विकिंसन कहीं गए हुए थे और मिसेस विकिंसन उस जगह पर थी. तो डाउनटाउन नाम का एक इनका क्लाइंट था, कोई इनका कस्टमर रहा होगा. डाउनटाउन आता है जी, और डाउनटाउन क्या करता है, डाउनटाउन आकर ऐसे एक जिसको बोलते हैं एक जोक मारता है. जोक इन द सेंस की इतना रियल जोक करता है मिसेस विकिंसन के साथ और उनको बोलता है कि मैडम आपके हस्बैंड का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया, इतना सिवियर एक्सीडेंट हो गया कि ही इज बीन हॉस्पिटलाइज्ड एंड उनकी एनी मोमेंट ही कैन डाई. सो यू बेटर लीव दिस प्लेस एंड गो ओवर देयर एंड प्लीज टेक टू पिलोज अलॉन्ग विथ यू बिकॉज इट माइट हैपन कि आपको उनको लेकर किसी और बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाए बिकॉज हिज कंडीशन इज वेरी डिग्रेडेड. मिसेस विकिंसन वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. एकदम परेशान हो गई महिला. वो जाती है वहां पर, उनको अपना हस्बैंड एकदम सही खड़े हुए, एकदम सही सलामत मिलते हैं. लेकिन जो शॉक लगा ना उनको, जो इमोशनल शॉक और जो नर्वस शॉक लगा, उनकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लग गई. इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो दैट लेडी that was a mixed emotion. Firstly, she was in a shock that her husband has met a very severe accident, and then she saw her husband standing in front of her absolutely all right. So उनको नर्वस प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से, और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि शी वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर सेवरल मंथ्स, ड्यू टू विच मिस्टर विकिंसन, द हस्बैंड ऑफ मिसेस विकिंसन, हैड टू give a lot of money for the treatment. इस केस में हुआ क्या था, मिस्टर विकिंसन ने केस फाइल किया था डाउनटाउन के अगेंस्ट कि तुमने एक ऐसा जोक मारा, ऐसा परेशानी ऐसे करा कि मेरी वाइफ को नर्वस शॉक लगा, एंड ड्यू टू विच she has suffered physically and now this is treated as a tort. कोर्ट्स ने किसके फेवर में डिसाइड किया था, विकिंसन के फेवर में डिसाइड. दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. कोई भी इसमें डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लेना इन द चैट बॉक्स. तो कमिंग डाउन टू दिस बॉडीली हार्म कंसेप्ट. बॉडीली हार्म का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि बॉडीली हार्म और नर्वस शॉक में पहला आपको विकिंसन और डाउनटाउन का एग्जाम्पल दिया. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चे. यहां पर जल्दी से देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? कैन यू सी दैट? व्हाट इज दैट? ये क्या है? ट्रेन के जो जब क्रॉस होती हैं तो बैरिकेड्स लगे होते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड ये केस है. Am I still not audible to you guys? If it is so, I would request you to just give me a second. I will just fix the problem. Just fix the problem. Hold on, please. Hello. Now am I audible to you?
If I'm not still audible, please, I would request you to put it down on the... Yes, now I'm audible. Okay. So, in the second case, since I showed you a picture of a railway track, जहां पर बेसिकली बैरिकेड लगी हुई थी रेल्स की, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. ये भी एक केस था. इस केस में हुआ क्या था, जैसे आपको पता होगा, जब ये बैरिकेड्स निकलने वाले जब ट्रेन निकलने वाली होती तो बैरिकेड्स को बंद कर दिया जाता है और वहां पर एक इंसान भी फिजिकली खड़ा रहता है जो ये बताता है कि अब आप क्रॉस कर सकते हैं या क्रॉस नहीं कर सकते. तो हुआ क्या था, एक बुलक कार्ट पर, ये भी इंग्लिश केस लॉ है, एक बुलक कार्ट पर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी रोड से, और उतने में ये बीच में बैरिकेड आया. अब इस बैरिकेड की जब वहां पर जो रेल का जो भी आपका वॉचमैन वगैरह वहां पे खड़ा हुआ था, गार्ड खड़ा हुआ था रेल का, उसने उनको बोला कि आप निकल जाएंगे जब तक कि ट्रेन आएगी. तो उसने परमिशन ग्रांट कर दी उनको क्रॉस करने की. ठीक है, लेकिन बुलक कार्ट है, अब आपको पता है बुलक कार्ट खुद एनिमल उसे खींच रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अब जब वो जो भी बुलक कार्ट उसे एनिमल उसे पुल कर रहा था, वो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जब वो क्रॉस कर रहा था एनिमल, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इतनी पास से ट्रेन होकर गुजरी, इतनी पास से बुलक कार्ट क्रॉस कर चुकी थी. बुलक कार्ट को कुछ नहीं हुआ, फिजिकली कुछ भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से मिस आउट हुआ. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से मिस आउट होने का मतलब क्या होता है यहां पर, कि बस बचे, मतलब बाल बचे, if we say it in Hindi. So what happened in this case, there was no physical harm which was caused, but the lady was pregnant and she was in such a state of shock that वो faint हो गई वहीं पे. She got fainted, and when she was taken to hospital, she was not well for few days, and after few days she had a miscarriage because of the nervous shock. Doctor said because of the mental and nervous shock, her miscarriage is there. So at this point of time, what has happened? Though the railway authorities have not done any physical harm to the lady, but she has suffered a physical harm due to a nervous shock which was caused due to railways. So over here, this case was also treated under bodily harm and nervous shock. तो bodily harm and nervous shock के केस में मैंने आपको बताया कि केस लॉस क्योंकि आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो कॉन्सेप्ट को हम इकट्ठे ही समझते हैं. आप याद रखिएगा, पहला कौन सा था, डाउनटाउन और आपके विकिंसन का, याद रखिएगा जब शॉकिंग न्यूज दी थी उसके हस्बैंड की डेथ की. सेकेंडली हमने वो प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज वाला केस लिखा. दैट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. If you are asking me to send the PDF of the PPT, bache, I think there was some problem and therefore the case notes could not be shared with you yesterday, but it will be positively shared today. Positively means positively. I will not delay it more. Okay. This whatever content is written over here is there in the notes. It's just the pictures which are missing. Fine. So when there's a picture which is, जब कुछ ऐसी चीज होती है, when there's a concept which is based on a picture, I always ask you that please click the picture. Over here we don't require pictures. False imprisonment. अब इसमें क्या होगा, आपने किसी भी इंसान को confine करके रखा है. You have confined some person to certain limits where he is unable to even move out his body and everything. That is also a harm on his personal liberty case. वो क्या है, personal liberty पे भी harm है. ठीक है, but you have to understand certain things. Personal liberty was a right, and a right can only be, you can only ask that my right has been infringed to the state. But what about a person who has kept you without any being justification in a place which is harming your bodily movement? In that case, tort of false imprisonment is being conducted. This is a very serious violation of a person's right of life and liberty. Article 21. Clear? That is very easy. This is not very difficult. Now we will move to a very important tort, malicious prosecution. इसका नाम से इसकी आदि भाषा समझ में आ जाती है अगर हमको malicious का मतलब पता है और अगर prosecution का मतलब पता है. पहले हम लोग ना इस पूरे केस को अच्छे से इस PPT से समझेंगे, and then I will give you an opportunity to click a picture. Rather, I would suggest you can click a picture right away. For a very simple reason that I might scribble something later. Na? If I'll scribble, then things will not be visible to you. You can take a screenshot or you can take a picture of this PPT.
फाइन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. इस केस में अगर देखोगे ना, हम इस पीपीटी को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देखते हैं. पहला हिस्सा ये वाला है. पहले हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ करी. फर्स्ट वी विल सी दिस पोर्शन. सो देयर इज अ प्लेंटिफ एंड देयर इज अ डिफेंडेंट. हु इज अ प्लेंटिफ? वी नो. प्लेंटिफ वो होता है जिसके साथ रॉन्ग हुआ होता है और जो प्लेंट फाइल करेगा. डिफेंडेंट कौन होता है? डिफेंडेंट वो होता है जिसने रॉन्ग किया होता है, टॉर्ट फीजर, और वो जाके कोर्ट के सामने बोल रहा है मैंने तो कुछ रॉन्ग नहीं किया. ऑफकोर्स वो सीधे से अपनी गलती मान लेगा, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होगा. तो ही सेविंग हिमसेल्फ, इसलिए उसका नाम डिफेंडेंट रखते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बुरा किसके साथ हुआ है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि शक्लों से दिख रहा है वहां पे, तभी ऐसी पिक्चर्स यूज करी गई है. प्लेंटिफ की अगर बात करी जाए बच्चे, तो बुरा इस बेचारे गरीब के साथ हुआ है. डोंट टेक द वर्ड लिटरली, गरीब मतलब बेचारा. अब प्लेंटिफ सैड दिख ही रहा है, और ये इसकी खूसट शक्ल से ही दिख रहा है कि ये डिफेंडेंट ही होगा, ये टॉर्ट फीजर, ये नलायक जिसने गलत किया है. तो अब यहां देखिए, प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट और टॉर्ट फीजर. गलत प्लेंटिफ के साथ हुआ, प्लेंटिफ ने किसके अगेंस्ट केस किया? डिफेंडेंट के अगेंस्ट. ये दिख रही है क्रूअल सी शक्ल, बंदूक भी पकड़ी हुई है हाथों में. हाँ जी. प्लेंटिफ इज द वन हु कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग इन द कोर्ट is termed as plaintiff. Defendant is the one जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, उसे डिफेंडेंट कहते हैं. प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है. डिफेंडेंट वो होता है जो बेसिकली जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया और अब वो अपने आप को डिफेंड करेगा. ऑफकोर्स वो मानेगा तो नहीं ना अचानक से कि यस मैंने किया सब कुछ. ये मैंने सारी चीजें कल बताई थी. एंड हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इंसान है डिफेंडेंट, यही टॉर्ट फीजर है. ये इसकी शक्ल से दिख रहा है ये नलायक है और बंदूक भी पकड़ी हुई है. तो इसने कुछ गलत, बंदूक पकड़ी उसी से समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, असॉल्ट हुआ होगा. ठीक है, मार ही डाला होता अगर उसको, तो फिर मर्डर में चला जाता. फिर हम लोग यहाँ टॉर्ट में क्यों मारे फिर रहे होते, फिर हम क्रिमिनल लॉ में जाते. तो यहां पे सुनिए, डिफेंडेंट मतलब टॉर्ट फीजर, मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है, यहां पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए. टॉर्ट फीजर ने कुछ किया रॉन्ग, किसके साथ? सामने वाली पार्टी जो सैड है उसको हम प्लेंटिफ बोल रहे हैं. प्लेंटिफ डिफेंडेंट का केस आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए. प्लेंटिफ इज द वन जिसके साथ रॉन्ग होता है, डिफेंडेंट इज द वन वी आर अज्यूमिंग जिसने रॉन्ग किया, और वो टॉर्ट फीजर है. टॉर्ट फीजर का मतलब समझाया था, जो रॉन्ग करता है. तो केस फाइल करा किसने? प्लेंटिफ, बेचारा सैड है, और वो गया डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करने. अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ. ये रहा सेकेंड स्टेप, बस इतना ही, यहीं तक. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, डिफेंडेंट बहुत नालायक निकला. डिफेंडेंट ने अपने आप को बचाया नहीं, वो तो किनारे करो. डिफेंडेंट ने अपने आप को बचाना एक चीज होती है, और सामने वाली पार्टी पे झूठे इल्जाम लगाना अलग चीज होती है. इसने क्या किया, इसने डिफेंडेंट नालायक ने उल्टा सूट फाइल कर दिया, उल्टा केस फाइल कर दिया प्लेंटिफ के ऊपर, और उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगा दिए. मैलिशियसली वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए. मैलिशियसली का मतलब होता है झूठ. मैलिशियसली मीन्स इट इज एब्सोल्युटली फेक. डिफेंडेंट हैज अगेन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट प्लेंटिफ. पहले प्लेंटिफ ने फाइल किया था, और उस केस में बचाने का काम तो वो कर ही रहे. Apart from that main case which was filed by plaintiff against defendant, the defendant has also filed a case against plaintiff, and which is malicious, which is untrue, which is fake. Why is defendant doing that? Because he just want to delay the delivery of justice. तो जस्टिस को डिले करने के लिए, कोर्ट्स को उलझा के रखने के लिए ऐसा कुछ लोग करते हैं. तो इसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं था ये केस फाइल करने का, लेकिन तब भी इसने ये किया. देखिए, ये पिक्चर से समझ में आता है बहुत कुछ. अब ये पहले बंदूक थी हाथ में, अब कोर्ट के सामने केस फाइल करने तो बंदूक लेके नहीं जाएगा ना भाई साहब. तो उसे उंगली उठा रहा है सामने वाली पार्टी के ऊपर. उंगली उठाना मतलब ये कि इसने गलत किया कुछ, अब उसको भी तो झूठ बोलना है. यहां पे प्लेंटिफ अभी हमारा सैड था कि इसके साथ बुरा हुआ, अब ये रोने लग गया कि भैया मेरे अगेंस्ट, एक तो मेरे साथ बुरा हुआ, उसके ऊपर एक दूसरा केस भी हो गया मेरे अगेंस्ट. यहां पे क्या हो रहा है बात समझिएगा. जब केस आगे बढ़ा, केस ये वाला, ये कौन सा था, ये केस ए था, और ये क्या है, केस बी. क्योंकि इसमें केस ए में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस किया, और यहां पर इस डिफेंडेंट नालायक ने ही प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस कर दिया. जब केस आगे बढ़ा तो कोर्ट को पता चला, कोर्ट ने फाइनल जो केस था ये वाला किसके फेवर में पास किया, प्लेंटिफ के फेवर में. द प्रोसीडिंग्स वर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. मतलब कोर्ट को समझ में आ गया कि ये नालायक डिफेंडेंट, ये जो नालायक डिफेंडेंट दिख रहे हैं हमको, इसने झूठ बोला था, मैलिशियसली प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस फाइल किया, और
हमारा टाइम भी वेस्ट किया, और तो और इस बेचारे गरीब को डैमेज भी हुआ। डैमेज कैसे हुए मैम? समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया होगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, लॉयर की फीस पे करी होगी ना इस केस के लिए। हाँ जी, डिफेंडेंट नालायक ने सिर्फ अपने आप को बचाया नहीं, उल्टा केस भी फाइल कर दिया प्लेंटिफ के ऊपर। अब जो लॉयर बैठा है वो वेला तो नहीं बैठा, उसने इस केस में बचाने के लिए भी इसको पैसे लिए होंगे ऑफकोर्स। तो प्लेंटिफ बेचारा ज्यादा पैसे पे कर रहा है, ऊपर से उसको और परेशानी भी झेलनी पड़ी होगी कुछ ना कुछ। तो जितनी भी चीजें उसने डैमेजेस झेले हैं, प्लेंटिफ ने कोई डैमेज सफर किया, और फाइनली केस किसके फेवर में डिसाइड हुआ? प्लेंटिफ। मतलब सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ गया पूरा। दूध का दूध और पानी का पानी वाला, वट एवर द एग्जाम्पल इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर हिंदी वाले ये। तो अब आपको एक क्लियरली बात समझनी है, द ट्रूथ इज नाउ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दैट ही इज द कल्प्रिट। शक्ल से हम तो पहचानते थे इसको। तो क्या होगा, हमारा प्लेंटिफ क्या होगा? एकदम से खुश हो जाएगा। प्लेंटिफ आफ्टर जजमेंट हैप्पी दिख रहा है, शुरू से बेचारे को सैड दिखाया था, एग्जाम्पल के अंत में तो हैप्पी करना था। हाँ जी, तो ये है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का पूरा टॉट आपने एक पिक्चर में समझ लिया। शुरू से एक बार समझ लेते हैं फटाक से इसको। प्लेंटिफ बेचारा गरीब, इसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, इसने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। डिफेंडेंट थोड़ा नालायक था, थोड़ी टेढ़ी खीर था। डिफेंडेंट नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ, रादर he had filed a suit against plaintiff which is malicious and which had no reasonable ground. And later on, the case was finally decided in the favor of the plaintiff, and plaintiff has suffered damages due to the case which was filed by the defendant maliciously. And therefore, in that case, ये केस तो इन्होंने जीता ही। इनको क्या क्या मिलेगा? जो रॉन्ग कमिट हुआ इनके साथ, पहली बात है उनको वो करेक्ट कर दिया जाएगा, वहां रेमेडी मिलेगी। दूसरी बात, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस भी ठोक दिया जाएगा इसके ऊपर, और ये उसमें भी उसको डैमेजेस पे करेगा। तो जो भी वकील की खर्चा गया होगा अपने आप को बचाने के लिए इस केस में, इसका वो भी ये नालायक पे करेंगे। इनके सीन भी बना सकते हैं हम, ये नालायक दिख ही रहे हैं पूरे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो इफ यू हैव नॉट क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस पीपीटी, अब तो मैंने इतना गोदावादी कर दिया, आप बाद में रुक जाइए, मैं लास्ट में आपको इसकी फिर से एक बार दे दूंगी पीपीटी, आप पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। दिस इज एब्सोल्युटली इजी। लेट्स मूव टू दी, इसके मैंने एसेंशियल्स यहां पर लिख दिए हैं बच्चे, क्योंकि एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। द प्लेंटिफ वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। हाँ जी, ये तो बहुत ही क्लियर है। यहां पे यही हुआ ना, प्लेंटिफ प्रोसिक्यूटेड, ये प्लेंटिफ वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट, ठीक है। फिर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, उसके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं था। द डिफेंडेंट एक्टेड मैलिशियसली, ये डिफेंडेंट, ये जो नालायक है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ मैलिशियसली एक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज, उस बेचारे को डैमेजेस हुए हैं, एंड द प्रोसीडिंग्स वर डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज treated as a malicious prosecution. Yes, plaintiff means an aggrieved party, जिसके साथ wrong commit होता है, ठीक है। कंप्लेंट फाइल करने गया ना बच्चे वो, इसलिए उसको हम प्लेंटिफ भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? Plaintiff means the person with whom the wrong has been conducted. I am again repeating, people are there who would have joined today, I don't know. Just understand, tort में जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो हम लोग मानते हैं कि जिसने tort किया उसका नाम है tort फीजर, ठीक है, और उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि इसने जब गलत किया होगा तो ये खुद ही तो कोर्ट में जाके खड़ा नहीं हो जाएगा, बोलेगा जज साहब तो नहीं है, आई एम द कूलेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, मैं रॉन्ग भी करके आया हूं और आपके सामने खड़ा भी हो जाऊंगा आकर कि मैंने रॉन्ग किया। नहीं, ये डिफेंडेंट क्यों अभी समझ में आएगा। लेकिन एक दूसरी पार्टी है जो कि सफरर होगा, ठीक है, उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, वो जब सफरर है उसके साथ कुछ रॉन्ग कमिट हुआ है, द रॉन्ग हैज बिन कमिटेड by him, so at that point of time he is the person who will go to the court and therefore he is termed as plaintiff. अब जब ये कोर्ट गया होगा तो सामने वाली पार्टी ने क्या करा होगा, अपने आप को बचाने के लिए कुछ टैक्टिक्स अपनाए होंगे, दिस इज द रीजन ही इज टर्म्ड एज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ इज द वन हु अप्रोचेस द कोर्ट saying that I have suffered a loss, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, aggrieved हूं मैं, whereas tortfeasor, the person who's done the wrong, defendant in this. Clear? Okay, this is a very 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 important tort, defamation. इसके बाद हम लोग आने वाले हैं वहां पर आपके, यहाँ आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। डिफॉर्मेशन के बाद अभी हम चलने वाले हैं वहां पर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट एंड विकेरियस लाइबिलिटी में। चलिए, डिफॉर्मेशन तो हमने पढ़ा हुआ है मैम, आप रहने दीजिए, ऐसा मत कर पढ़ाइए, नहीं यहाँ पे मेन पढ़ेंगे हम डिफॉर्मेशन के बारे में। ये पिक्चर से बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं एक्चुअली।
दिख रहा है यहाँ पे कुछ? मिस्टर ए इज करप्ट, मिस्टर ए इज मीन, ये सब बकवास हम कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं किसी की रेपुटेशन पे, और वो किसी कौन है हमारे केस में, यहाँ पे एग्जाम्पल में मिस्टर ए है। मिस्टर ए नालायक है, मिस्टर ए बहुत ही बेवकूफ है, मिस्टर ए के पास बिल्कुल अकल नहीं है, सबको ठगते हैं, ठगी है एक नंबर के, ये सारी चीजें वट एवर वी आर सेइंग। सो वी आर हार्मिंग मिस्टर एज रेपुटेशन, वी आर सेइंग इट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स और वी आर सेइंग इट इन फॉर्म ऑफ एक्शंस, वॉट एवर, ठीक है। इट इज जिसकी वजह से मिस्टर ए की आपके रेपुटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जिसकी वजह से बाकी के लोग उनसे खफा खफा से रहने लग गए या परेशान करने लग गए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज सेड टू बी अ डिफमेशन। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट द होल कंसेप्ट ऑफ डिफमेशन डेफिनेशन फॉर्म में। Defamation is publication of a statement which tends to lower a person's in estimation of right-thinking members of society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देना, कुछ ऐसा बोलना किसी के बारे में जो कि क्या करता है, जो कि आपके मेंबर ऑफ द किसी भी सोसाइटी का राइट थिंकिंग जजमेंट को खत्म कर देता है। I've said so many bad things about a person that even if that person is not actually bad, you will start believing that he is bad. कहा जाता है ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच की तरह लगने लग जाता है। So that is what is happening. I have said so many bad things about particular person that you have stopped using your brains. You have stopped using your right thinking and rather you have started treating that this person is wrong. This person is wrong. This is defamation. या तो ये हुआ है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये रॉन्ग, झूठ कह रही है ये मैडम, झूठ कह रही है ये इंसान, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस इंसान को अवॉइड कर रहे हैं, उससे एकदम उसे आपने शन कर दिया सोसाइटी से। ये वाली पिक्चर से समझ में आता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर यू विल गेट टू नो। आई कैन यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। रामेश्वर, आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी because I cannot just speak in English. I can do that, but a lot of people will face problem. So it is not that I can speak in English only. I have to speak. I'm bound to speak in English as well as Hindi. So I'll just explain the things over here again. Firstly, एक बारी पहले मैं पूरा हिंदी में समझाती हूँ आपको। इसमें क्या होगा कि एक पार्टी ने, किसी भी इंसान ने दूसरे वाले इंसान के बारे में इतना गलत सलत बोला, चाहे वो बोल के करा हो या किसी एक्शंस के थ्रू किया हो। एक्शंस के थ्रू क्या होता है, सोशल मीडिया में कुछ छाप दिया हो, या फिर आपने कोई प्ले करा हो, या फिर आपने कार्टून बनाकर दिया हो उसके बारे में, तो ये सब भी कवर्ड होगा। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द डिफमेशन, सो वील डील विद दैट राइट नाउ। सो ओवर हियर आपने इतना बुरा भरा बोल दिया कि बाकी के लोग सोसाइटी में आपकी जो आप बात बोल रहे हैं वो मानने लग गए हैं, पहली बात है, और दूसरी बात है उस बंदे को कंप्लीटली अवॉइड करने लग गए। तो ऐसे पॉइंट में कहा जाता है कि डिफमेशन हुआ है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। लुक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जनरल स्टेटमेंट गिवन एंड अ डिफमेशन। Okay, defamation is a real prominent thing. So if I talk about defamation for people who understand only English, please let me explain it to you in English. It is when you are giving some negative statement about a person so many times to so many people that the whole society has started believing, other people have started believing that whatever you are saying is true without using their own brains. And due to which they have started avoiding that person against whom you are causing a bad name. So you are causing a negative impact on his reputation. This is termed as defamation. Clear? Okay. तो यहां पे defamation के types हैं. Defamation दो type के होते हैं. एक होता है libel, एक होता है slander. Libel का मतलब होता है जो कि किसी prominent form में होता है. Anything which is in a prominent or a permanent form is termed as libel. For example, written words. I have written somewhere. How? I have written down something bad about something on someone on Twitter. Libel. Then, through pictures, I am a very good cartoon artist. I am a good CA cartoon artist. So I have drawn a picture and I have got it published in the newspaper. That is also a libel. Libel has something in permanent. There is an evidence, there is an evidence in the form which is more permanent.
Then there is slander. This is more or less temporary form. So we can make recordings of these things as well. But this is more or less temporary form. For example, if in the classroom I have said something bad about some person, this happened in the school, no? We used to talk something bad about a teacher or bad about some person, or we are talking some bad thing about an auntie in a colony. We do that, right? So this is a temporary form. Later on, if the person will come and ask, अच्छा आप मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तो मैं बोलूंगी एक्सक्यूज मी, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, पलट जाऊंगी मैं बात से. सो दिस इज मोर और लेस अ टेम्पररी फॉर्म. इट कैन बी स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स वगैरह इसमें कवर होंगे. ठीक है. फर्स्ट, this is just the bifurcation we are doing, libel and slander. This does not mean that the court will require an evidence in the form of libel only to punish you. They can also go in for the rather libel and slander both are treated as crime in India. तो मैम हम लोग यहाँ पे गलती से आ गए हैं कि आपने धोखे से ये स्लाइड पढ़ा दी हमें. नहीं बच्चे, एक्चुअली डिफेमेशन, इसको याद रखना कहीं पे, अपने दिमाग में बांध लो इसको कहीं पर. डिफेमेशन इज एन एक्ट which is both a crime and a civil wrong. It is a criminal wrong as well as a civil wrong in India. Clear? कोई भी इसमें डाउट है? Vipin, you would have missed the previous lecture which was taught last class. Yes, I have shared it with the management yesterday night. They will publish it on the YouTube. I will share the link as soon as it gets published. Okay, fine. So this is clear. Defamation is clear to us. Okay. Now we are coming down to a very, very important concept, and let me tell you, this can actually make or break your concept of torts. So please, ये जो हम टेक ऑफ करने वाले फ्लाइट की, इसमें आप बीच में कहीं रुकिएगा नहीं. प्लीज पूरा सुन के जाइएगा अंत तक इस कॉन्सेप्ट को. टॉर्चर्स, आपके स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट को पहले हम कवर करेंगे. जो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी प्लीज कंप्लीट करिएगा. अगर आपको जाना है तो अभी चले जाइए, बीच में आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे और फिर बोलेंगे समझ नहीं आया, तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी. ठीक है. जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऐसा करता है आपके साथ कि आपके बॉडी पार्ट्स थोड़े से खोल दिए और बोला कि आप चले जाइए, और नहीं होगा. आप उठ के आ जाते हैं बीच से, नहीं ना, पूरा कंप्लीट कराते हैं. वही अभी आपका ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे. स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्टली स्ट्रिक्ट, पहले हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझेंगे, एब्सोल्यूट को बाद में देखेंगे. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जहां पर अभी तक हम लोगों की कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी. ऑफ कोर्स आई हैड अ बैड इंटेंशन एंड देन I had applied a force on you, or I had intention to slap you, therefore I committed an assault on you. Everything had an intention. या तो intention था मेरा कि मैं ये करूं, या फिर नेग्लिजेंस था मेरा. नेग्लिजेंस का मतलब समझ में आता है आपको, कि मैंने बहुत ही कॉशियसली एक्ट नहीं किया. आई हैव एक्टेड नेग्लिजेंटली एंड देयरफॉर सम रॉन्ग हैज बीन डन टू सम पार्टी. आइदर आई हैव इंटेंशनली डन अ रॉन्ग, or there was some negligence on my behalf due to which the party has suffered a loss. Okay. But in strict liability, what will happen? You will be punished even if you are not at fault. Even if you are not at fault and the harm was caused without you being any idea, without you being any intention, then also, तब भी तुम्हें क्या होगा? punishment मिलेगी. ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई. मतलब ना तो मेरा इंटेंशन था आपको हार्म करने का, ना ही तो मैंने नेग्लिजेंटली एक्ट किया, मेरी कोई गलती भी नहीं है इस दुनिया में कहीं से भी कहीं तक, लेकिन तब भी मुझे लॉ पनिश कर रही है. नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रिक्ट. एब्सोल्यूट नहीं करना है, अभी स्ट्रिक्ट पे. तो इसको हम समझते हैं किसका माइलस्टोन केस. लो अच्छी से समझ लो, क्योंकि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस आप फाइनल तक पढ़ेंगे. मतलब इसके रूट्स बहुत डीप हैं, हर जगह पे आएगा. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर याद आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. ओके, पहले तो हम इसकी कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एसेंशियल्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि एसेंशियल समझ में नहीं आते बिना कहानी सुने. हुआ क्या था इस केस में? मेरा केस, आओ जल्दी से देख लो. जल्दी से नहीं मतलब आराम से देखो, समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा आपको, अजीब अजीब सी चीजें क्या बना के ले आई हैं. ये दिख रहा है आपको? ये एक मिल है, ये रायलैंड की मिल है.
ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये माइन है, फ्लेचर्स की माइन है। ओके, ये दोनों पड़ोसी थे, नेबर्स थे ये दोनों, ठीक है। बोथ रायलेंस एंड फ्लेचर्स वर नेबर. Rylands owned a mill and Fletcher's owned a mine. Okay. Rylands, because he was owning a mill, he wanted to have a lot of water for it. Because mill में पानी की बहुत जरूरत होती है, तो Rylands को बहुत सारे पानी की आवश्यकता थी. Ryland wanted a lot of water for the operation of his mill. So what he did, if you know the concept of reservoirs होते हैं, ये वो नॉर्मल वाला पानी हम अपने छत के ऊपर या घर के बाजू में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी बात नहीं हो रही बच्चे, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए होती है, बल्कि ये वाला जो हो रहा है दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ऑफकोर्स तभी उसने क्या क्रिएट किया, उसने एक रिजर्वॉयर बनाया. ये क्या दिख रहा है हमको, ये रिजर्वॉयर है, दिस इज अ रिजर्वॉयर. So Rylands had a mill. He wanted a lot of water to operate that mill, and therefore he wanted to get a reservoir created. What Rylands did, उसने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट, ये कौन है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है. Who is he? An independent contractor. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया Rylands ने और उसको बोला कि भैया सुनो, मुझे यहां पर एक रिजर्वॉयर क्रिएट करना है, एंड देन what will happen, आप प्लीज इस रिजर्वॉयर को क्रिएट करें जिससे कि पानी वानी सब इसमें भर जाए और मेरी मिल में यूज हो पाए. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने काम स्टार्ट करा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम स्टार्ट किया. अब हुआ क्या इसमें, जब काम स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, ये नलायक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, तो ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पिक्चर पे कुछ ऐसे शैफ्ट्स दिख रहे हैं, दीज आर शैफ्ट्स. ठीक है, किसी पुराने जमाने में इस लैंड के नीचे कोई शैफ्ट्स क्रिएटेड थे, और वो शैफ्ट्स बने हैं, ये किसी को पता ठिकाना इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था, ना रायलेंस को इसके बारे में पता था, ना फ्लेचर्स. दीज शैफ्ट्स वर देयर इन बिलो द ग्राउंड, बहुत नीचे कहीं जाकर. दिस वॉज नॉट इवन नोन टू रायलेंस एंड दिस वॉज नॉट इवन नोन टू फ्लेचर. Independent contractor, while making this reservoir, got to know that there are these shafts. So technically speaking, as a good professional, what he should have done, he should have told this to Rylands and उसे इसको properly बंद करके, properly fill करवा के reservoir बनाना चाहिए था. लेकिन ये काम ज्यादा time consuming होता और ज्यादा लंबा process involve होता. तो हम जानते हैं बहुत सारे केसेस में हमारे पास बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है सानू की, तो इसने वही एटीट्यूड यूज किया सानू की. तो अब यहां पर इसने क्या किया, इसने ये रिजर्वॉयर को बनाने के वक्त ये शैफ्ट्स को बंद ही नहीं करवाया और अपने लेबर को बोल दिया कि इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये इतना नीचे है, इनको आइडिया भी नहीं है इसके बारे में, तो तुम्हें और मुझे पता चला है, एक नॉर्मल रिजर्वॉयर बना दो जैसे प्लान हुआ था और इसमें पानी भर दो जी. ठीक है, दिस इज क्लियर. सो रायलैंड की मिल के लिए रिजर्वॉयर बन गया है, इसमें पानी भर रहा है, धीरे धीरे पानी भर रहा है. अब पानी भर रहा है, पानी अभी इतना भरा हुआ है, सब लाइफ में ठीक है जी. लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है, ये शैफ्ट्स हैं, पानी बहेगा. अब हुआ क्या, ये हालत हो गई है, शिट, पानी इतना भर गया, शैफ्ट से पानी बहकर फ्लेचर्स की माइन तक चला गया. माइन में पानी चला जाएगा, कचरा हो जाएगा माइन का. तो हुआ क्या, गलती किसकी थी, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की. उसने रायलैंड को बताया भी नहीं कि देयर इज अ शैफ्ट. शैफ्ट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं था. देयर वाज नो, द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट मेंशन अबाउट द शैफ्ट्स टू रायलैंड्स एंड ही बिल्ट द रिजर्वॉयर विदाउट इवन क्लोजिंग डाउन दोज शैफ्ट्स. एंड लेटर ऑन दिस वाटर केम इनटू फ्लेचर्स माइन, ड्यू टू विच फ्लेचर सफर्ड अ hefty losses. इतना लॉस हुआ बेचारे को कि उसको घर छोड़कर, अपनी माइन छोड़कर, बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाना पड़ा वहां से. अच्छा भला उसका धंधा चल रहा था, वो अपना राइट टू प्रोफेशन यूज कर रहा था. इंग्लिश केस है, इंडिया का नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग. वहां पे भी तो होगा ना ऐसा, राइट. तो व्हाट हैपेंड, उसने सोचा अब मैं इसको बताता हूँ रायलैंड के बच्चे को, इसने मेरा पूरा धंधा पानी बंद करवा दिया. तो ये जाते हैं जी कोर्ट.
और कोर्ट में बोलते हैं कि रायलेंस ने ये रिजर्वॉयर बनवाया और जिसकी वजह से मेरे माइन में पानी आ गया और सब तहस नहस हो गया, जज साहब आप जस्टिस करिए. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? व्हाट वुड हैव रायलेंस सेड? रायलेंस ने बोला, एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ हुआ, ऐसी शैफ्ट थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था. ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नलायक था जिसको पता चल गया था, लेकिन तब भी उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया. He hasn't informed me. So in that case, will Ryland succeed or will Fletcher's succeed in the case? तो भैया हम लोग ये कहां पढ़ रहे थे? Where were we studying this? We were studying it in the strict liability. तुम्हारी गलती हो या नहीं हो, तुमने कुछ wrong commit किया हो या नहीं हो, whether it is your mistake, whether it is your negligence or not, you can be punished for someone else's mistake as well. So that would happen in the case of strict liability. If I talk about the strict liability, in reality, in our case, in Rylands versus Fletcher case, the person who was actually at mistake was the independent contractor. Independent contractor मतलब वो उसको हायर किया गया था वो बनाने के लिए, वो एम्प्लॉय नहीं था रायलन का. ठीक है, but the damage has happened, and the damage has happened due to the reservoir which was created on by Rylands. किसने बनवाया था? वो रायलैंड ने बनवाया था. दिस एब्सोल्युटली इजी. तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि फ्लेचर ने केस फाइल किया रायलैंड्स के अगेंस्ट और रायलैंड्स को कोर्ट में पनिशमेंट मिली. ठीक है, तो इस केस के बेस पे ना क्या हुआ, कुछ इसेंशियल्स निकल कर आए. पहली बात है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ हार्म वगैरह पहुंची सामने वाली पार्टी को, इट मे हैपन कि आपकी कोई गलती नहीं है, इट मे हैपन कि यू आर नॉट इवन नेग्लिजेंट, बट स्टिल यू विल बी पनिश्ड, एंड दैट विल हैपन व्हेन दीज इसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. अगर ये इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगी तभी क्या होगा बच्चे, आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मिल सकती है. तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं. पहला है डेंजरस थिंग है. आपने कुछ डेंजरस थिंग अपनी लैंड पे रखी हुई है. मैम पानी डेंजरस कैसे? बच्चे मैंने आपको बोला था कि वो ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी आपने कि पानी स्टोर करके रख रहे हैं डोमेस्टिक यूज के लिए. नहीं, रिजर्वायर ही बना दिया जी. नॉर्मली इंसान अपने किसी भी रेजिडेंशियल डोमेस्टिक एरिया में रिजर्वायर बनाकर नहीं बैठा होता. तो रिजर्वायर वैसे पानी डेंजरस नहीं होता, लेकिन कोर्ट्स डेंजरस थिंग है या नहीं है वो कैसे डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है इस बेस पे. ये दिख रहा है आपको, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. कैन यू सी द टर्म नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड? मतलब जो उसका नॉर्मल यूज है जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि कुछ अब नॉर्मली आपने यूज किया है जिसकी वजह से वो चीज डेंजर हो गई. पानी डेंजर नहीं होता खुद में, लेकिन रिजर्वायर बना लेना एक लोकेलिटी में जहां पे आपस में आप दोनों रह रहे थे, वहां पे रह भी रहे थे, आपके काम पानी धंधे भी चल रहे थे, नो, दैट वाजंट परमिटेड. सो इट वाज नॉट अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड विच वाज डन बाय रायलैंड्स, एंड देयरफॉर abundance of that thing has attracted the dangerous thing concept. ठीक है, और वो चीज धोखे से भी एस्केप हो जाती है. आपने करी हो उसको इंटेंशनली जाकर, नहीं, धोखे से भी वो चीज एस्केप हो जाती है. कौन सी चीज? वो डेंजरस थिंग. हमारे केस में वो पानी था, क्योंकि रिजर्वायर क्या बनाया गया था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ, जिसकी वजह से अबंडेंस ऑफ वाटर हैज बिकम डेंजरस थिंग, एंड दैट डेंजरस थिंग हैज एंटर्ड इनटू फ्लेचर्स माइंड. एस्केप हो गया है, वो हमारी पहुंच से बाहर चला गया, डिफेंडेंट्स रीच से बाहर चला गया. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है. क्लियर है? एक बार और समझ लो फटाफट. द थिंग इज अ डेंजरस थिंग. देखिए यहाँ पे, when the escape thing is a dangerous thing. For the purpose of imposing strict liability, a dangerous substance can be defined as any substance which will cause harm if it escapes. बस यहीं तक, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स हैं. डिफाइन नहीं किया क्या क्या डेंजरस है. अगर वो एस्केप हो गया तो वो हार्म पहुंचा सकता है. पानी भी, यहाँ सिंपल सा पानी जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते, उसने भी काफी तबाही मचा दी थी. ठीक है, तो कोई चीज डेंजरस होती है कि नहीं बच्चे, ये कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इस कंसेप्ट से. सो इफ द यूसेज इज नेचुरल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी, बट इफ द यूसेज इज नॉन नेचुरल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी. क्लियर?
और वो चीज एस्केप हो जाती है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई, आपकी तो लग गई है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट हो गई है। और अब आपकी गलती नहीं भी थी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, तो भी रायलन को बोला गया था कि फ्लेचर की सारी भरपाई करी जाए। और एक बात और, ये कहीं पे मेंशन नहीं कि आपके स्टडी मटेरियल में भी और नोट्स में भी कहीं भी मेंशन नहीं होता। ये मैं आपको फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वो ये नहीं देखते सिर्फ कि सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, वो ये भी देखते हैं साथ में कि जिससे नुकसान किया है ना वो कितना माइटी है। तो अगर वो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा वो इंसान होएगा तो उससे ज्यादा पैसे निकलवा जाएंगे। ठीक है, तो ये आप फ्यूचर में जब आप व्हेन यू विल प्रैक्टिस एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू विल गेट टू नो। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डेल्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब कुछ एक्सेप्शंस भी, जब इतनी कठिन सजा सुना दी कि भाई हमारी कोई गलती भी नहीं है, नेग्लिजेंट भी हमने नहीं हुए, तो भी यू हैव गिवन एज अ पनिशमेंट, इन दैट केस देयर हैज टू बी सम एक्सेप्शंस. Every general has an exception. So over here what we will be understanding the exceptions to the strict liability. When I say the word exception to the strict liability, इसका मतलब होता है कि इन cases में आपके ऊपर strict liability attract नहीं होगी. It will not get attracted. But I would humbly request you again, आप irritate हो जाते होंगे इतनी request से, कि इनके ना मैं आपको सारे, ये सब आपके notes में है, लेकिन जो examples होते हैं वो क्लास में दिए जाते हैं. सब कुछ अगर उसमें डाल दूंगी तो फिर आप क्लास में आके बैठेंगे ही नहीं. ठीक है, तो जब मैं बोलूंगी ना आपको क्या करना है, डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये सिर्फ हेडिंग अपनी नोटबुक में लिख लो और उस पर एग्जाम्पल बस लिख लेना. ठीक है, जस्ट राइट डाउन एग्जाम्पल. डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में 3 चीजें पढ़ी हैं कि डैमेज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड से हुआ होगा, डेंजरस थिंग थी कोई और वो एस्केप हो गई. ये तीनों चीजें होती हैं तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आती है, नहीं तो नहीं आती. रायलन वर्सेस फ्लेचर इज द एग्जाम्पल. इसमें एग्जाम्पल पूछने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो केस ही इससे बनता है. ये जो है ये एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस मतलब इन केसेस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती है. देखते हैं क्या. डैमेज इज ड्यू टू द नेचुरल यूज ऑफ लैंड. जो डैमेज हुआ है आपको वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड की वजह से हुआ है. वो तो उसका स्वाभाविक यूज था लैंड का, डैमेज हो गया होगा लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हैव यू हर्ड अबाउट क्रॉप न्यूट्रिशन? आपने कभी क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में सुना है कि जब एक पर्टिकुलर जगह पर एक तरीके का क्रॉप उग रहा होता है तो फिर उसके आसपास के इलाकों में या उसी लैंड पे अगले कुछ सालों तक दूसरा ये पर्टिकुलर ब्रीड का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप नहीं उग पाता, क्योंकि जब क्रॉप उगता है तो न्यूट्रिशंस ले लेता है वो उस मिट्टी से, उस सॉइल से सारे न्यूट्रिशंस पुल कर लेता है. तो कुछ आने वाले टाइम तक कोई पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स वहां नहीं उग सकते. इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन बंजर रहेगी, दूसरे क्रॉप्स उग सकते हैं. कुछ ऐसे कंपीटिंग क्रॉप्स होते हैं जो नहीं उग सकते. आपने वीड्स के बारे में भी सुना होगा, जो ये वीड्स वगैरह, जंगली पौधे वगैरह, जंगली नहीं मतलब जो खुद ही डेवलप हो जाते हैं, जंगली वंगलियों उससे कोई मतलब नहीं, वो खुद जो डेवलप हो जाते हैं. थिसल्स, वीड्स. तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है? वीड्स और थिसल्स वाला. तो हुआ क्या कि ए नाम का एक इंसान था, उसने अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी से करके रखी हुई थी. बाजू में बी का जो लैंड था वो खाली पड़ा हुआ था, वो चला गया था यूरोप घूमने, वहीं पे रह गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था. अब इस लैंड का तो नेचुरल यूज होता है, हम पेड़ पौधे अपने पॉट्स को अगर हम गमलों को ना देखें कुछ टाइम में तो उसमें छोटे छोटे से अनवांटेड से वीड्स उगाते हैं. तो इस लैंड में ना वीड उगाए. किसकी लैंड में? बी की लैंड में. तो उसकी वीड्स जो होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, वीड्स ऑल्सो समटाइम कॉजेज व्हाट? वीड्स ऑल्सो समटाइम कॉजेज न्यूट्रिशन लैकिंग टू द मेन क्रॉप. तभी जो अपन ने बचपन में बायो पढ़ा हुआ था तो अपन को पढ़ाया गया था कि वीड्स को साथ साथ में काटना पड़ता है, नहीं तो मेन क्रॉप सफर कर जाता है. हाँ जी. तो यहाँ पे ए के लैंड में अच्छा क्रॉप लगा हुआ था और बी के में वीड और थिसल्स आ गई, जिसकी वजह से ए की क्रॉप को नुकसान हो गया. तो इसने क्या बोला? अच्छा मुझे डैमेज हो गया और अब मैं कहां पर जाऊंगा? मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस करूंगा. बी ने तो बोला कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो यहां पर हूं भी नहीं. अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा. वाई? फर्स्टली अंडरस्टैंड, वीड्स अगर इसकी वजह से यहां भी इसके गार्डन, इसके फार्म में भी चले जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा. उसका रीजन बहुत सिंपल है कि वीड्स और थिसल्स नॉर्मल यूसेज है लैंड का. लैंड पे नॉर्मली भी वीड्स और थिसल्स आ ही जाते हैं बिना कुछ किए. अब नॉर्मल नहीं है ये, दिस इज नॉट अब नॉर्मल, क्योंकि हम वीड्स की बात कर रहे हैं. वो तो आपके घर
अपने गार्डन में जाइएगा, वहां पे भी उगे होंगे वीड्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती, जब कोई नेचुरल यूसेज ऑफ लैंड होता है या नॉर्मल यूसेज ऑफ लैंड होता है। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे हम, एक ही उसमें क्रॉप लगे थे, बी के में वीड्स एंड थिसल्स आ गए, तो दिस बी विल नॉट बी लायबल टू ए, क्लियर। फिर अब आपका आता है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। मेरे पास एक बहुत ही डरावनी, बहुत ही स्कैरी ब्रीड ऑफ डॉगी है, मतलब इतना डॉग स्कैरी है वो कि अगर रास्ते पे निकल जाए तो सभी लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं। तो आपके घर में एक बच्चा रहता है जो कि काफी मतलब ही इज वेरी शैतान, बहुत ज्यादा है, बहुत नॉटी है वो। तो उसने क्या किया, एक बारी वो आया और आप तो अडल्ट हैं, आप भी साथ में आए उसके, और आपने मुझे बोला कि क्या थोड़ी देर के लिए मैं इस डॉगी के साथ खेल सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने मना किया आपको पहले कि नहीं नहीं नहीं, please, he's very dangerous, you are not permitted to play, this child is very small, but you insisted and the child insisted that I will manage and don't worry about it. So I thought okay, मैं क्लास रिकॉर्ड करने के लिए अंदर आ गई और बाहर वो बच्चा किसके साथ खेल रहा है, कुत्ते के साथ खेल रहा है। अब हुआ क्या, अचानक से, पहली बात है वो डेंजरस थिंग है, दैट्स अ डेंजरस थिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गेट खुला और अचानक से वो बहुत बहुत डरावनी ब्रीड ऑफ डॉग था, वो बाहर चला गया और वो बच्चा भी उसको पीछे पीछे पकड़ने के लिए भागा। वो डॉग इतना इरिटेट हो गया उस बच्चे से कि उसने उसको काट दिया। आप अब इल्जाम लगाते हैं मुझ पर और बोलते हैं कि जो भी उसको 14 इंजेक्शंस लगे, उसका टीकाकरण हुआ, वो उसके पैसे मुझे दो, और बाकी जो बच्चा इतना परेशान हुआ उन सबके भी पैसे। विल आई गिव यू एनी मनी? नो, बिकॉज द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ वॉज देयर। आपने प्लेंट फाइल करी है, लेकिन आपका कंसेंट था उस चीज में एस्केप होने में। जो भी एस्केप हुआ है, जो भी डेंजरस थिंग थी वहां पर, आप आए थे ना मेरे कुत्ते के साथ खेलने। मैंने थोड़ा ना अपने कुत्ते को बोला था जाओ टॉमी जाकर खा लो उसके बच्चे को, नहीं। सो इन दैट केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। यू कैन राइट द एग्जाम्पल, डेंजरस ब्रीड ऑफ डॉग प्लेइंग विथ नेबर्स चाइल्ड विथ हिज कंसेंट। नेक्स्ट पे आओ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में यहां पर बहुत ही सिंपल सा ये केस है। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी एंड क्लियर। देयर इज समथिंग विच हैज हैपेंड जिसमें आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी ने आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो इस पे एक केस हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि देयर वाज सम एक बरो टाइप की चीज निकल रही थी जो कि जिससे पानी निकलता था। तो किसी ने शैतानी करी रात का और उसको ब्लॉक कर दिया। अब जो ब्लॉक हुआ तो जिस एक एंड उसका ब्लॉक कर दिया गया, दूसरे एंड से जहां पर भी वो जाता था वहां पे एक फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई थी, पानी से फ्लो रुक गया था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैंने किया नहीं, ये मेरे किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किया नहीं, ये किसने किया, ये तो थर्ड पार्टी ने। यू कैनॉट कंपेयर दिस विद द रायलैंड केस, बिकॉज रायलैंड के केस में, ध्यान से सुनिए बात को, ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी कि किसी थर्ड पार्टी ने आकर शैफ्ट्स बाद में लगा दिए थे, या थर्ड पार्टी ने कुछ करा जिसकी वजह से पानी फ्लेचर के फार्म में चला गया। फ्लेचर के फार्म में पानी क्यों गया, माइंस में पानी क्यों गया था फ्लेचर की माइंस में? क्योंकि उसका अननेचुरल यूज हुआ था रिजर्वॉयर बना के, और वहां से पानी एस्केप हो गया था। क्लियर है? किसी पार्टी ने आके, किसी थर्ड पार्टी ने आके उसको नहीं किया था। एंड क्लियरली इस चीज को समझिए यहां पे, इफ द हार्म हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर हु इज नाइदर डिफेंडेंट सर्वर नॉर एजेंट नॉर डिफेंडेंट हैज कंट्रोल ओवर हिम, द डिफेंडेंट विल बी नॉट लायबल। वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था वो भी एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था यहाँ पे उस केस में। यहां पे तो कहता है कि किसी भी थर्ड पार्टी ने, उसका कोई लेना देना भी नहीं है केस से, उसने कुछ गड़बड़ मचा दी, वी कैन नॉट बी लायबल। क्लियर? सो दिस इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बरो से पानी निकलने वाला। एक्ट ऑफ गॉड भी इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स जिस चीज में थर्ड पार्टी के केस में जब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो गॉड के केस में कैसे कंट्रोल कर लोगे? इसका भी एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि हुआ ये कि भाई आपने कभी आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में सुना होगा ना, आर्टिफिशियल लेक्स। सो व्हाट आई हैव डन, मेरा एक फार्म हाउस है, मैंने उस पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक में मैं क्या करती हूँ, मैंने टिकट्स लगा के बोटिंग भी शुरू करवा दी है, बेहतरीन। वहां पे लोग बोटिंग वोटिंग करने आते हैं समर टाइप पे, जब लॉकडाउन नहीं होता था, अभी कुछ भी नहीं। तो अब हम ये जानते हैं कि कभी वहां पे आर्टिफिशियल जो लैंड बनी है,
पहली बार सॉरी आर्टिफिशियल जो लेक बनी है वो अननेचुरल यूज तो है, हाँ जी अननेचुरल यूज, नेचुरल तो होना है, आर्टिफिशियल है वो अननेचुरल यूज ऑफ लैंड है, पहली बात। उसमें पानी वानी भरा, ठीक है। अब एक दिन इतनी वर्षा आ गई, इतनी बारिश आ गई, देयर सो मच हैवी रेनफॉल दैट उस लेक से बाढ़ आ गई, उस लेक के अंदर लेक में बाढ़ आ गई और आसपास के जो बाजू वाले फार्म हाउस पर पानी चला गया और पूरा पानी से उसका तहस नहस हो गया, सारा घर वगैरह सब कुछ। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बात को अच्छे से ध्यान से समझिए। हाँ, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड है दैट आई हैव मेड अ आर्टिफिशियल लेक, ओके। एस्केप भी हुआ है, हाँ जी एस्केप भी हुआ है, लेकिन आप एक बात को समझिए, क्या वो एस्केप मेरी गलती की वजह से हुआ? अननेचुरल यूज ऑफ लैंड की वजह से हुआ? नहीं, क्योंकि देखो अगर अननेचुरल यूज ऑफ लैंड की वजह से होता तो बिना बारिश के भी उस लेक से क्या होती, बाढ़ आती। इतने सालों से मैंने लेक बना के रखी है, 3-4 साल से, आप भी उसमें बोटिंग करने आते थे, आपका ही तो है वो फार्म हाउस जो बर्बाद हो गया, आप भी उसमें बोटिंग करने आते थे। मतलब आर्टिफिशियल यूज ऑफ लैंड करने की वजह से बर्बादी नहीं हुई है, बाढ़ तब इसलिए नहीं आई है, बल्कि बाढ़ तो बारिश से आई है, विच इज एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से समझिए, तो हार्म इज नॉट ड्यू टू द आर्टिफिशियल यूज ऑफ लैंड, दो वी हैव यूज द लैंड आर्टिफिशियली, but the harm has caused because of some act of God, and therefore it will not be covered under, it will not be covered under strict liability, it will be an exception. strict liability नहीं लगेगी क्योंकि बारिश की वजह से हुआ है, वो लेक बनाने की वजह से बाढ़ नहीं आई है, बल्कि रैलेंड वर्सेस फ्लेचर के केस में रिजर्वॉयर बनाने की वजह से बाढ़ आई थी। अगर 8-10 साल बेहतरीन रिजर्वॉयर चल जाता और फिर एक दिन खूब बारिश होती है, एक हफ्ते तक बारिश ही चल रही है, तब जरूर ये अट्रैक्ट हो सकता था, एक्सेप्शन अट्रैक्ट हो जाता और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगती, ठीक है। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, ये वाला एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी 2 बार आ गया, इसको आप एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आप कहानी समझ लीजिए और वहां पे लिख लीजिएगा, कहानी लिखिए, कहानी वहां पे डेंजरस प्लांट एंड हॉर्स, डेंजरस प्लांट एंड हॉर्स। तो क्या है, मैंने अपने घर में ना, आप मेरे पड़ोसी और मेरे घर में मैंने डेंजरस प्लांट उगा के रखे हैं, बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, वो खा लेंगे तो जहर, बिल्कुल जहरीले प्लांट्स हैं वो, बहुत जहरीले। तो हुआ क्या, आपके घर में घोड़ा है और मेरे घर में जहरीले प्लांट्स हैं, तो अब मेरे प्लांट्स मेरी प्रीमाइसेस के अंदर है, एक पत्ती एक तिनका भी बाहर नहीं गया, वो पूरा का पूरा अंदर है मेरे घर के, ठीक है। आपका घोड़ा एक दिन आपके घर से बाहर निकल आता है, आपने उसे छोड़ दिया होगा बाहर, तो वो बाहर आ गया और मेरी वॉल से ऊपर ऐसे, बिकॉज वो घोड़ा है, उसने कुछ मेरी पॉइजनस प्लांट्स की पत्ती खा ली, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट आपके घोड़े की मौत हो गई। आई एम सॉरी टू से यू दैट द हॉर्स डाइड due to having poisonous leaves from my garden. I have grown that poisonous leaves, definitely. So there is an unnatural use of land because मैम ट्री तो है, पॉइजनस ट्री उगाना नेचुरल यूज नहीं होता, लेकिन तब भी मैंने उगा रखे हैं, ठीक है। एस्केप भी हुआ है, लेकिन एस्केप मैंने नहीं किया, यहां पे क्या हुआ, एस्केप आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरा तो प्लांट का एक पत्ती एक तिनका भी बाहर नहीं गया था। The escape was not because of me. Your horse came to my garden and had that plant. At this point of time, the escape is not due to the defendant. Rather, the escape is due to the plaintiff. Plaintiff कौन है, जिसने केस फाइल किया। escape तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा घोड़ा आया था मेरी पत्तियों को खाने जो कि जहरीली थी, मेरी पत्ती नहीं गई थी बाहर, एक तिनका भी नहीं बाहर गया था। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे strict liability will not be attracted. So these are the exceptions. क्लियर है। डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ गॉड, और व्हेन द एस्केप इज ड्यू टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट। क्लियर, एब्सोल्युटली इजी। ये आपने पढ़ा था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस, मैंने आपको बोला था कि बीच में मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगी अभी, तो यहां पे आप छोड़ दूंगी, ये हम कल उठाएंगे, लेकिन ये वाला हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शंस कौन कौन से देखिए, जल्दी से फिंगर्स पे ले लो एक्सेप्शंस, क्योंकि याद रहने चाहिए। डैमेज नेचुरल यूज ऑफ लैंड की वजह से हुआ होगा, प्लेंटिफ का कंसेंट था, कुत्ता लेके चले गए थे ना हमारा,
एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी ने ब्लॉकेज कर दिया था बरों में। तीसरा एक्ट ऑफ गॉड, लेक कितने सालों से ऑपरेट हो रही है आर्टिफिशियल, लेकिन बाढ़ अब भी आई क्योंकि बारिश की वजह से बाढ़ आई, ठीक है। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, आपके घोड़े ने मेरे जहरीली पत्तियां खा ली थी, ठीक है बच्चे। तो ये सब क्या थे, एक्सेप्शंस थे। इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे टॉर्ट का कोई एक्ट नहीं है इंडिया में, तो यहां पर क्या हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी भी कंट्री में ना वो कंट्री अपने हिसाब से उनको चेंज कर लेती है, वट एवर इज मोर सुटेबल टू देम, दे चेंज द थिंग्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो इन इंडिया व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ केस कॉल्ड एमसी मेहता, ठीक है। एमसी मेहता का केस हुआ, और साथ में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का नाम भी इसको कहा जाता है। आप इसके बारे में आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी ज्यादा बड़ा केस है, लेकिन हमको नाम अगर याद रखना है तो एमसी मेहता का याद रखना है, क्योंकि इंडिया में एमसी मेहता के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को इंटरप्रेट किया गया था। एक्चुअल में भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो पहले हुआ था एमसी मेहता से, ठीक है। लेकिन एमसी मेहता का जजमेंट पहले आया था, और इसलिए एमसी मेहता के केस को ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका जजमेंट बाद में आया था। तो एमसी मेहता का केस जो था वो ऐसा था कि दिल्ली में कुछ एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, जहां पर कोई कंपनी वगैरह थी, कोई फैक्ट्री वगैरह थी, कोई प्लांट वगैरह था, जो अपना नॉर्मल बिजनेस रन कर रहा था, और वहां पे ओलियम गैस यूज करी जाती थी। अब वो ओलियम गैस एक दिन यूज करते वक्त ओलियम गैस क्या हुआ, बाहर एस्केप हो गई, ठीक है। ओलियम गैस बाहर एस्केप हो गई। पहली बात है ये नेचुरल यूज नहीं था, ओलियम गैस एस्केप भी हो गई है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। इस केस में काफी सारे लोगों को, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा, और उसमें से एक लॉयर की भी डेथ हो गई थी। तो अब उसने क्या किया, यहाँ PIL फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जब बहुत सारे लोगों को किसी चीज से इंपैक्ट पड़ता है तो PIL फाइल होती है कोर्ट में, ठीक है। बहुत सारी पब्लिक को इकट्ठे किसी चीज से इंपैक्ट पड़ता है तो PIL फाइल करी जाती है, पिल। तो अब यहाँ पे पिल फाइल हुई कोर्ट में, और कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि अगर हम लोग देखें तो दिस इज बेस्ड ऑन द रैलन वर्सेस फ्लेचर केस। लेकिन उन्होंने एक केस आगे बढ़ा दिया, उसने बोला इंडिया के केस में हम किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं देंगे, ऐसा करेंगे। So in India, if you talk about the concept of strict liability, this was identified in MC Mehta's case, और इंडिया में उसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या भी बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। मतलब इंडिया में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स में लिखा है मैंने। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो अभी पढ़ के आए थे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस थे ना, हाँ, तो यहां से एक्सेप्शंस माइनस कर दो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो अपन ने पढ़ी थी रैलन वर्सेस फ्लेचर के केस में, विथ 5 एक्सेप्शंस माइनस दोस एक्सेप्शंस, एंड इट विल बिकम एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मींस नेहा मैम, ओके फाइन। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए, कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। मतलब अगर एक्ट ऑफ गॉड भी हुआ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी भी हुआ, प्लेंटिफ की गलती भी हुई, एस्केप उसकी वजह से भी हुआ, उसकी कंसेंट की वजह से भी हुआ, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके ऊपर तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी ही, और हमने उसको नाम दे दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब और भी एक कदम स्ट्रिक्टर हो गया इंडिया में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट, और उसको क्या बोला जाने लग गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कोई माफी नहीं। दूसरा केस फिर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी उस केस में मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस फैली थी। जजमेंट एमसी मेहता का ही अपहेल्ड हुआ था। मतलब जो आपके एमसी मेहता के केस में डिसीजन हुआ था, वही डिसीजन भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी आया, with no exception the case applied to you. This is rule of absolute liability in India. If there's any doubt, please put it on the chat box. Apart from बाकी की चीजें मैं आपकी रीड कर रही हूँ अभी 1 मिनट के लिए, जो आपने लिखी है यहाँ पर। कुछ नलायक 3-4 भाग भी गए थे बीच में बोलकर कि ऑपरेशन बीच से नहीं भागना है। I am trying hard. If you would have read taught at home, it's a very technical chapter. I'm trying hard to make it very easy for you, and I'm doing it.
Hanji, are your notes enough for the examination or we need to prefer ICSI module? I told them, Deepak, in the first class itself that if you will read your ICSI module just for once or twice, that is sufficient. Apart, you should be learning everything from my notes only, because reading and learning everything from ICSI module may become a little difficult. So these notes are sufficient if you have just read मतलब रटना नहीं पड़ेगा उससे आपको. अगर आपने मॉड्यूल को एक बार अच्छे से रीड कर रखा है तो आपको इसमें से बनने लग जाएगा सारी चीजें. ठीक है. लेक्चर इज स्टिल 6. नो बच्चे, इट इज द ऑफिशियल टाइमिंग इज 5:30. बैकअप वीडियोस हाँ जी है इसके. ओके. PPT you will not require because the notes are there, and right now I'm sharing the notes. If you don't get the notes in the next 15 minutes, कोई भी एक बच्चा मुझे मैसेज कर दीजिएगा. एक नहीं, आप फिर आपको कैसे पता किस एक ने करें? सारे मैसेज आ जाएंगे 15 मिनट के पहले ही मैं कर दूंगी. आप रुकिए ग्रुप पर, ठीक है? नहीं तो फिर मेरा राइट टू प्रिवेसी भंग होएगा. Okay, fine. So I think there are no doubts. At least write down there is no doubt, guys. At least you can do that to me. I have been speaking since. Okay, fine. I'm presuming there is no doubt because you guys are too busy to write that there are no doubts. Tomorrow we'll be dealing with vicarious liability, which is very important again, and then remedies under the torts, and that will make our chapter complete. Thank you so much. Have a great day. Bye.